मेरी उम्र अब 32 साल है। मैं उस उम्र में पहुंच चुकी थी जहां लड़कियों के रिश्ते आना बंद हो जाते हैं, बालों में हल्की सी सफ़ेदी आ जाती है और लोग ऐसी औरतों को बेकार समझने लगते हैं। मैं भी उस उम्र में थी। अब मैं सोच रही थी कि क्या किसी रिश्ते के लिए हाँ कहूँ, लेकिन एक दिन बात हद पार कर गई। माँ मेरे पास आई और कहने लगी कि मीना, तुम्हारे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। वो तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ा है। लेकिन फिर माँ ने कहा कि उसकी पहले 3 बार तलाक हो चुका है। जिसने 3 बार शादी की और तलाक दिया, वो किसी लड़की को कैसे खुश रख पाएगा। उसे तो तलाक देने की आदत हो गई होगी। लेकिन अगले ही पल मेरी माँ ने एक अजीब बात कही कि तुम ये नहीं पूछोगी कि तलाक के पीछे वजह क्या थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी माँ की ओर देखा। माँ ने खुद ही मुझे बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि उसके परिवार में बस एक लड़का है, न माँ है न बहन, सिर्फ एक बूढ़े पिता हैं और उनकी उम्र भी 60 साल की है। वो लड़का अपने पिता के लिए हमेशा अच्छा ही सोचता है, लेकिन जब भी कोई लड़की उस घर में आती है और फिर तलाक लेकर चली जाती है, तो हमें उस बूढ़े के लिए तरस आता है। उस बेचारे बूढ़े के पास अब कितना ही जीवन बचा है और उसका बेटा माँ और बहनों को खोने के बाद अपने पिता के खिलाफ एक भी बात सुन नहीं सकता। बस इसी वजह से उसकी पत्नियां जब उसके पिता के खिलाफ शिकायत की तो उसने उन्हें तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। माँ ने कहा कि अगर तुम उसके पिता का भी ख्याल रखोगी, उनकी सेवा करोगी और उनका दिल जीत लोगी, तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुमने अपने पिता की भी बहुत सेवा की है। मुझे लगता है अगर तुम उस लड़के के पिता को अपने पिता की तरह प्यार और सेवा करोगी, तो तुम्हारा वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। मीना, अब तो तुम्हारे लिए कोई रिश्ता नहीं आता। माँ की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई, साथ ही थोड़ी निराश भी हुई। मैंने सोचा आखिर इतनी बार तलाक की वजह क्या हो सकती है। अगर ये आरोप मेरी सास पर होते तो शायद मैं एक बार भी मान लेती, लेकिन अपने होने वाले ससुर की बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। फिर मैंने सोचा शायद आजकल लड़कियों में सहनशीलता कम है, इसीलिए वे उस बेचारे बूढ़े अंकल को देखकर परेशान हो जाती होंगी। उस घर में उस बूढ़े अंकल के अलावा और कोई भी नहीं था। हो सकता है कोई छोटी सी बात बड़ी उलझन में बदल जाती होगी और मामला तलाक तक पहुंच जाता होगा। लेकिन ये मामला उतना छोटा नहीं था जितना मैंने सोचा था। मुझे कैसे पता चलता कि मैं आग की नदी में कूदने जा रही हूँ और जिससे मुझे खुद को और परिवार को बचाना होगा। मेरी शादी ना होने के पीछे अब तक 2 वजह थी। पहला, हम गरीब थे और मोटा दहेज देकर लड़कों का मुंह बंद नहीं कर पाए। दूसरा, मैं साधारण दिखने वाली लड़की थी। हाँ, बहुत सुंदर नहीं थी। मेरा रंग सांवला था, लेकिन मेरी बड़ी बड़ी आंखें, ऊंची नाक और लंबे काले बाल मेरी पर्सनालिटी को निखारते थे। फिर भी रिश्ते वाले ये कहकर मना कर देते कि लड़की गोरी होनी चाहिए। खैर, मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अपने होने वाले पति से मिलना चाहती हूँ। मैंने माँ से कहा कि लड़के से एक बार मिलूंगी। माँ ने कहा कि नहीं मीना, इसके लिए इसके पिता इजाज़त नहीं देंगे। वो अपने बेटे के मामलों में बहुत संवेदनशील है। अगर लड़के से मिलना है तो कल वो और उसके पिता दोनों ही हमारे घर आएंगे। तुम्हें जो भी बात करनी है उस समय करना, लेकिन मैं तुम्हें ये इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम उस लड़के से अकेले मिलो। मैं लड़के के पिता से ये कैसे कह सकती हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से अकेले मिलना चाहती है। ये बातें लड़कों पर शोभा देती है, लड़कियों पर नहीं। मेरी माँ की बात सुनकर मैं गुस्से में आ गई। मैंने कहा कि माँ, पहले लड़के और लड़कियों में भेदभाव था, अब लड़के और लड़कियां में कोई भेदभाव नहीं है। जीवन साथी चुनने का अधिकार दोनों को है। अगले दिन शाम 5 बजे वे दोनों हमारे घर आए। मैं लड़के के पिता को देखकर हैरान हो गई, जिन्हें मेरी माँ ने 60 साल का बूढ़ा कहा था। वे तो 45-55 साल के आकर्षक व्यक्ति लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पिता पुत्र नहीं बल्कि छोटे और बड़े भाई हों, जिन्हें मैं बूढ़ा समझ रही थी। बड़ी तेज निगाहों से हमारे पूरे घर का जायजा ले रहे थे। उनका बेटा कम बल्कि वो ज्यादा देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे रिश्ते के लिए इजाजत उन्हीं से लेनी होगी। अब मैं भी कुछ नहीं कह सकती थी, वरना माँ कहती कि मैं हर समय गुस्सा करती रहती हूँ। जाते समय मेरे होने वाले ससुर ने मेरी गोद में 10,000 रुपए रख दिए। उनका ये काम मुझे बहुत अजीब लगा। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा कि आज से तुम मेरी बेटी हो।
मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। मेरे बेटे को एक पत्नी चाहिए और मैं भी घर में अकेले रहकर ऊब जाता हूँ। वो अंकल बहुत ही नम्रता से बात कर रहे थे। उनकी वजह से कोई तलाक ले सकता है ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो तो एक बहुत ही स्मार्ट, हैंडसम और अमीर थे। फिर भी मैंने माँ से कहा कि अगर वो मेरे साथ कोई बुरा व्यवहार करने की कोशिश करता है तो मैं चुप नहीं रहूंगी, ये बात तुम ध्यान में रखना। माँ ने कहा, और ये बात तुम ध्यान में रखो कि तुम्हें अपने ससुर का सम्मान उसी तरह करना होगा जैसे तुमने अपने पिता का किया है। आजकल की लड़कियों की तरह ज्यादा मुंह मत चलाना जो हर बात पर गुस्सा हो जाती हैं। अगर तुम बिना किसी ठोस वजह से अपने ससुर से झगड़ा करोगी और घर छोड़कर यहाँ आओगी तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। मैंने तुम्हें ऐसे नहीं पाला है। माँ की ऐसी खतरनाक सलाह सुनकर मेरा दिल डर से कांप गया। मैं चुप हो गई। अगले दिन मेरी दोस्त गुंजन ने मुझसे कुछ ऐसी बातें कही जिन्हें सुनकर मेरे कानों से धुआं निकलने लगा। गुंजन ने कहा कि मैं इन लोगों को जानती हूँ। इनके बारे में जो बातें सुनी जाती हैं वो अच्छी नहीं है। ये लोग धोखेबाज किस्म के लोग हैं और लड़के के पिता बहुत ही बुरे चरित्र का आदमी है। मैंने गुंजन से पूछा, लेकिन तुमने इन लोगों को कब देखा? तब गुंजन ने कहा कि कल जब वो तुम्हारे घर से निकल रहे थे, मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी। उन्हें देखते ही मैं पहचान गई कि ये वही लड़का है जिसने अपनी 3 पत्नियों को तलाक दिया है। गुंजन की बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा, क्या मैं उस लड़के के 3 तलाक के लिए जाने जाऊंगी? गुंजन ने फिर कहा, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारे ससुर की वजह से तुम्हारे होने वाले पति का तलाक हुआ है। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर डर गई। मैंने गुंजन से पूछा कि क्या तुम जानती हो कि मेरे होने वाले पति के 3 तलाक क्यों हुए? तब गुंजन ने कहा कि मैं पता लगाऊंगी और तुम्हें बताऊंगी, लेकिन वो बूढ़ा जरूर खराब चरित्र का है, कुछ ना कुछ गलत करता होगा, तभी उसकी 3 बहुएं तलाक लेकर चली गईं। वरना तुम खुद सोचो, एक घर में बस वो बूढ़ा और उसका बेटा है। बूढ़ा तो खुद भी शादी कर सकता है क्योंकि वो बूढ़ा दिखता ही नहीं, वो तो जवान जैसा लगता है और उसकी भी कुछ इच्छाएं हो सकती हैं। गुंजन की बातों के बाद मेरे मन में एक नई उलझन पैदा हुई। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है जो मेरी माँ मुझसे छुपा रही है और मेरे होने वाले ससुर और पति भी एक दूसरे से कुछ छुपा रहे हैं। मैंने ये सब माँ को बताया। माँ ने कहा कि भगवान से डरो लड़की, तुम्हारे भी बुढ़ापे के दिन आएंगे, तुम्हारे माता पिता पर भी आएंगे। तुम जिस बुढ़ापे की वजह से किसी से नफरत कर रही हो वो तुम्हारे पास भी आएगा। हमारे समय में लड़कियां बहुत समझदार थीं, लेकिन आजकल लड़कियों में समझदारी नहीं है। वो छोटी छोटी बातों पर अपना घर बर्बाद कर देती हैं। माँ ने गुंजन को डांट दिया। माँ के जाने के बाद गुंजन ने मुझसे कहा कि सुन, ऐसा कर, तू अपने पति से बात क्यों नहीं करती? शादी से पहले सारी चीजें क्लियर कर लेना बेहतर होगा। कम से कम अपने पति से ये तो पूछ कि उसके पहले 3 तलाक क्यों हुए। मैंने गुंजन से कहा कि माँ ने मुझसे साफ कहा है कि मैं शादी से पहले लड़के से बात नहीं कर सकती। गुंजन ने कहा, तो एक काम कर, शादी की पहली रात सब कुछ साफ साफ पूछ लेना, क्योंकि पूरी जिंदगी तो तुम्हें उसी लड़के के साथ बितानी है। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो सारे रिश्ते तोड़कर वापस आ जाना। पूरी जिंदगी उस नरक में जलने से थोड़ा अपमान सहना बेहतर है। गुंजन की बात सुनकर मैं डरने लगी। अब शादी भी नहीं तोड़ सकती थी क्योंकि सब तय हो चुका था। वैसे भी ये शादी बहुत छोटे से समारोह में होने वाली थी। माँ ने केवल बहुत जरूरी रिश्तेदारों को ही बुलाया था। शादी सादगी से होने वाली थी, लेकिन सबको खबर हो चुकी थी कि मीना शादी कर रही है, और वो भी ऐसे लड़के से जिसकी 3 बार शादी टूट चुकी है, और उसकी वजह थी उसका बूढ़ा पिता। मैं बहुत डर गई थी। मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरे जीवन को बर्बाद होने से बचाएं। मुझे इतना धैर्य दे कि मैं अपने पति का दिल जीत सकूं और मेरा तलाक ना हो। शादी के बाद मैं ससुराल आ गई। शादी की पहली रात मेरे पति मेरे पास आए और बोले कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, आज से ये घर तुम्हारा है। तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैंने पहले 3 औरतों से तलाक दिया है, लेकिन मैं तुम्हें वो गलती करने नहीं देना चाहता जिसकी वजह से मैंने उसे तलाक दिया है। उनकी बात सुनकर मैं डर गई और पूछा कि आपने उन तीनों को तलाक क्यों दिया? मेरी बात सुनकर लोकेश दुखी होकर बोले, क्योंकि उन तीनों ने मेरे पिता के साथ। इसके आगे लोकेश कुछ नहीं कह सके। थोड़ी देर बाद लोकेश बोले कि इस बात को छोड़ दो। मैंने उनसे कहा कि कम से कम मुझे इतना तो बताइए कि आपकी 3 पत्नियां आपको छोड़कर क्यों चली गईं? अगर मैं पहले से सब कुछ जानूंगी तो सतर्क रहूंगी और वही गलती नहीं करूंगी जो उन्होंने की थी। मेरी बात सुनकर लोकेश ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो।
लेकिन मैं तुम्हें 3 दिन तक कुछ नहीं बताऊंगा। इन 3 दिनों में मैं तुम्हारे व्यवहार और तौर तरीके देखना चाहता हूँ। मैं हैरान होकर बोली कि क्या कह रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी करके खुश नहीं हो? लोकेश बोले कि देखो, एक बात हमेशा याद रखना, मुझे शिकायत करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो अच्छे से रहो। मुझे हर रोज़ की बहस और झगड़े बिल्कुल पसंद नहीं हैं। और हाँ, एक इंसान हमेशा उस व्यक्ति से प्यार करता है जिससे उसने शादी की है। मैं प्यार में यकीन रखता हूँ। लोकेश ने कहा कि तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हें पूरे सम्मान और प्यार दूंगा। लेकिन सिर्फ एक बात याद रखना, मेरे पिता पर कोई आरोप मत लगाना। मेरे पिता के खिलाफ उंगली उठाने से पहले सोच लेना। मेरी तीनों पत्नियां मेरे जीवन से इसीलिए चली गई क्योंकि उन्होंने मेरे पिता पर उंगली उठाई थी। और हाँ, वो तीनों औरतें तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत थीं। लोकेश की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं सोच रही थी कि ये कैसी बातें हैं जो मेरे पति शादी की पहली रात कर रहे हैं। फिर लोकेश मेरे पास बैठकर बोले कि डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बस समझा रहा हूँ कि सतर्क रहना, मेरे पिता का सम्मान करना और उनके खिलाफ एक शब्द भी मत कहना। मैंने अपनी तीनों पत्नियों को ये बात इतने अच्छे से नहीं समझाई थी, लेकिन तुम्हें मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि मैं अपने पिता के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज तक मैं अपना घर परिवार ठीक से बसा नहीं सका, लेकिन इसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैं सिर्फ अपने पिता को खुश रखना चाहता हूँ और तुम्हें भी अपने ससुर को खुश रखना चाहिए। मेरे पिता बहुत सरल और सहज है। अगर तुम उनकी सेवा करोगी और उन्हें प्यार करोगी तो वे तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानेंगे। और हाँ, एक बात याद रखना, मेरे पिता के पास बहुत संपत्ति और धन है। अगर तुम उन्हें खुश रखोगी तो वे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी खुश रखेंगे। तुम्हारे परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारे भाई बहन और अगली पीढ़ी तक बिना कुछ किए आराम से खा सकती है। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम मेरे पिता को खुश रखोगी। लोकेश की बातें अब मेरे दिमाग में धीरे धीरे बैठने लगी थी। मैंने सोचा कि अगर मैं अपने ससुर को खुश रख सकती हूँ और उनकी सेवा कर सकती हूँ तो मेरे छोटे भाई बहनों का जीवन भी अच्छा हो जाएगा। मेरे माता पिता जो अब तक छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसते रहे हैं, उनका जीवन भी खुशहाल हो जाएगा। ये करना इतना कठिन नहीं था। मुझे बस अपने ससुर को अपने पिता की तरह मानना था और कोई ऐसा मौका नहीं देना था जिससे मेरे पति के पिता मुझसे शिकायत कर सकें। मेरी बात सुनकर लोकेश खुश हो गए। उन्होंने मुझे एक बड़ी हीरे की अंगूठी दी। इतनी बड़ी अंगूठी देखकर मैं हैरान रह गई। लोकेश बोले कि मीना, क्या तुम्हें पता है कि ये अंगूठी मुझे किसने दी है? मैंने सिर हिलाकर कहा नहीं। फिर लोकेश बोले कि ये अंगूठी मेरे पिता ने मुझे दी थी, पहली रात अपनी दुल्हन को पहनाने के लिए। इससे पहले भी मेरे पिता ने मुझे 3 बार अंगूठियाँ दी थी, लेकिन तलाक के बाद मैंने उन औरतों से अंगूठियाँ वापस नहीं ली, बल्कि तलाक के बाद भी मैंने उन्हें इतना पैसा दिया कि वे आराम से पूरी जिंदगी बैठकर खा सकती हैं। आज तक हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, ये भगवान भी जानते हैं। लेकिन हमारे समाज की प्रॉब्लम ये है कि ऐसे मामलों में समाज हमेशा औरतों का पक्ष लेता है, क्योंकि औरतें निर्दोष और अबला मानी जाती हैं, जबकि मेरी तीनों पत्नियां बिल्कुल भी निर्दोष नहीं थीं। उन्होंने मेरे पिता पर ऐसे गंदे आरोप लगाए कि मैं अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। मेरे पति की बातें सुनकर मैं चुप हो गई। और जो भी हो, वो अपनी पहली 3 पत्नियों के बारे में मुझसे बुराइयां कर रहे थे, जिससे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि मैं खुश थी कि उसके दिल में उन पत्नियों के लिए कोई सहानुभूति या प्यार नहीं था। मैं मन ही मन ये सोच चुकी थी कि मैं अपने पति की हर बात मानूंगी और अपने ससुर की बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे ससुर बिना दस्तक दिए अंदर आ गए। उनके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें 2 गिलास दूध रखा हुआ था। मेरे ससुर का ये व्यवहार मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन लोकेश तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला कि पापा, आपको तकलीफ करने की क्या ज़रूरत थी? आप मुझे बुला लेते, मैं खुद आ जाता। मेरे ससुर मेरी ओर देखकर बोले कि तुम दोनों ये दूध पी लेना, दूध पीने से सारी थकान दूर हो जाएगी। लोकेश ने कहा कि धन्यवाद पापा, आप हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं, भगवान आपका साया हम पर बनाए रखें। ये कहकर लोकेश ने एक गिलास मेरी ओर बढ़ाया और दूसरा खुद ले लिया। मेरे ससुर कमरे से चले गए। लोकेश ने दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़की के पास जाकर अपना दूध नीचे फेंक दिया। ये देखकर मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा कि दूध क्यों फेंक दिया?
लोकेश ने कहा कि असल में मुझे दूध पीना पसंद नहीं है। दूध पीने से मुझे उल्टी जैसा महसूस होता है, लेकिन जब पापा मुझे दूध पीने के लिए कहते हैं तो मैं उनकी खुशी के लिए ले लेता हूँ, पर पीता नहीं। खिड़की के नीचे एक बर्तन रखा है, मैं उसमें दूध डाल देता हूँ और एक बिल्ली आकर वो दूध पी जाती है। तुम बेफिक्र होकर ये दूध पी सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लोकेश की बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगा। ऐसा लगा जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। मैंने कई बार पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी मैं चुप हो गई। आज हमारी शादी की पहली रात थी, इसीलिए मैं बिना किसी वजह उसके मूड खराब करना नहीं चाहती थी। रात भर लोकेश मुझे अपने प्यार से गले लगाए रहा। मैं ये सोचकर हैरान थी कि ऐसी सच्ची मोहब्बत करने वाले पति को तीनों औरतें क्यों छोड़कर चली गईं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो लोकेश बिस्तर पर नहीं था। शायद वो बाथरूम में था, क्योंकि पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। मैं अभी तक बिस्तर से उठी भी नहीं थी कि अचानक मेरे ससुर बिना दरवाज़ा खटखटाए अंदर आ गए। मुझे ये बात बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं बहुत अस्त व्यस्त कपड़ों में थी। मैंने जल्दी से चादर उठाकर अपने कंधों पर डाल ली। मेरे ससुर का ये व्यवहार मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैं चुप रही। मैं एक रात की नई दुल्हन थी, इसीलिए कुछ नहीं बोली, और दूसरा, वो मेरे पति के पिता थे। लोकेश ने मुझे साफ साफ कहा था कि मेरे पिता को कभी शिकायत का मौका मत देना, इसीलिए मैं चुप रही। मेरे ससुर मेरे पास आए और मेरे सिर पर लाल रंग की एक चुनरी रख दी। चुनरी रखते हुए उन्होंने कहा कि बहू, ये बहुत शुभ है। शादी के पहले दिन इसे पहनकर रहना, तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। तुम्हें जीवन में कभी कोई दुख नहीं मिलेगा। मैंने अपनी दूसरी बहुओं को भी सुबह सुबह चुनरी लाकर दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे अपमानित करके कमरे से बाहर निकाल दिया और वो चुनरी लेने से मना कर दिया। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तुम मुझे एक बहुत सुसंस्कारी और विनम्र लड़की लगती हो। मुझे विश्वास है कि तुम मेरे बेटे को सच्चा सुख दोगी। ये कहते हुए मेरे ससुर ने मेरे माथे पर एक चुंबन दिया। मैं हैरान रह गई। जब कोई पिता अपनी बेटी को प्यार करता है तो वो उसके माथे को चूमकर उसे आशीर्वाद देता है, लेकिन न जाने क्यों मेरे ससुर का ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कुछ समय बाद लोकेश बाहर आया और अपने पिता को देखकर बोला कि अरे पापा, आप इतनी सुबह यहाँ क्यों आए? मेरे ससुर ने कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को ये लाल चुनरी देने आया हूँ। ये कहकर मेरे ससुर चले गए। लोकेश ने कहा कि पापा की बात मानकर ये चुनरी दिन भर पहनकर रखना। मैं लोकेश से कहना चाहती थी कि तुम्हारे पापा का मुझे चूमने वाला व्यवहार पसंद नहीं आया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। इस तरह मेरी शादी के 3 दिन बीत गए। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर के बारे में एक बात मुझे बहुत अजीब लगने लगी। वो हर समय मेरे पास ही रहते और मुझसे बात करने की कोशिश करते। कभी कभी किसी न किसी बहाने मुझे अपने पास बुला लेते। मेरे ससुर का इतना ध्यान देना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कभी कभी जब मैं और लोकेश पास पास बैठकर बातें करते और लोकेश प्यार से मुझसे बात करता, तब मेरे ससुर आकर लोकेश का हाथ पकड़कर उसे किसी काम के बहाने बाहर भेज देते। मेरे ससुर की ये हरकतें मुझे पसंद नहीं आ रही थीं। शादी के दूसरे दिन से ही लोकेश अपने कामों में बिजी हो गया था। अब मैं धीरे धीरे इस घर के साथ घुलने मिलने लगी थी। मेरे मन में कहीं ये लगने लगा था कि ये मेरा घर है और मैं इस घर की मालकिन हूँ। मैं मन लगाकर घर की सफाई करती और घर का ध्यान रखती। लेकिन एक बात और थी, मैं पूरे घर की सफाई करती, लेकिन मेरे ससुर मुझे उनका कमरा साफ करने नहीं देते थे। वो हमेशा अपने कमरे को ताला लगाकर रखते। जब वो सोते तभी ताला खोलकर अंदर जाकर सोते। एक दिन मैंने लोकेश से पूछा कि लोकेश, तुम्हारे पापा अपने कमरे में ताला क्यों रखते हैं? मैं उनके कमरे की सफाई करने की सोच रही थी। ये सुनकर लोकेश थोड़ा चिंतित हो गया और बोला कि ये पापा की पुरानी आदत है। उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनके कमरे में जाए, यहाँ तक कि वो मुझे भी अपने कमरे में जाने नहीं देते। तुम एक काम करो, बाकी के कमरे साफ करो। पापा का कमरा जैसा है वैसा ही रहने दो। हमारे घर पर एक नौकरानी भी आती थी। उसने मुझसे कहा था कि बड़े मालिक अपने कमरे की सफाई करने नहीं देते। शादी के बाद 1 महीना बीत गया, लेकिन मेरे ससुर का व्यवहार वैसा ही था। वो हमेशा अपने कमरे को ताला लगाकर रखते थे। अब मैं बहुत हैरान हो गई। मुझे लगने लगा कि वो कमरा ज़रूर बहुत गंदा हो गया होगा। हम रोज की सफाई करते हैं, फिर भी कमरा गंदा हो जाता है, और मेरे ससुर का कमरा शायद कई सालों से साफ नहीं हुआ था। जब मैंने ये बात लोकेश से कही तो लोकेश ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रही हो। तुम ऐसा करो, एक बार पापा से बात करो। अगर वो कहे तो उनका कमरा साफ कर देना।
लोकेश से इजाज़त मिलते ही मैं अपने ससुर के कमरे में चली गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मेरे ससुर बिस्तर पर बैठे हुए थे। वो मेरी ओर पीठ किए हुए बैठे थे। मैंने कमरे के चारों तरफ नज़र डाली और मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे में हर तरफ औरतों के कपड़े पड़े हुए थे। जब मैंने ड्रेसिंग टेबल की ओर देखा तो वहाँ मेकअप का सारा सामान, चूड़ियाँ और औरतों की चीज़ें रखी हुई थी। मैं बहुत हैरान हो गई। मेरी सास तो कई साल पहले ही गुजर चुकी थी, फिर भी मेरे ससुर के कमरे में ये औरतों की चीज़ें क्या कर रही थी। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे ससुर चौंक कर मेरी ओर देखने लगे। मुझे देखकर वो बिल्कुल डर गए और बोले, अरे बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? चलो बाहर चलते हैं, मुझे चाय पीने का मन कर रहा है। चलो मेरे लिए अलग से इलायची वाली चाय बना दो। मैं भी चुपचाप उनके साथ बाहर चली गई। मैंने कहा कि पापा, राधा चाय बना रही है, आप जाकर चाय पी लीजिए, तब तक मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। देखिए कितना गंदा हो गया है। ये सुनकर मेरे ससुर और ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने जल्दी से बाहर आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे भी कमरे से बाहर ले आए। फिर फटाफट दरवाज़ा बंद करते हुए बोले कि अरे बहू, इस कमरे में साफ करने लायक कुछ नहीं है। मैं रोज़ अपना कमरा साफ करता हूँ, मैं खुद कर लूँगा। तुम चलो, हम दोनों बाहर लॉन में बैठकर चाय पीते हैं। देखो मौसम कितना अच्छा है। जब पापा खुद अपना कमरा साफ करने देना नहीं चाहते थे तो मैं क्या कर सकती थी। मैं बाहर आ गई। तब तक राधा चाय बना चुकी थी। मैं अनमने ढंग से चाय पीकर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन मेरी दोस्त गुंजन का फ़ोन आया। उसने कहा कि मीना, मुझे लगता है कि तुम्हारे ससुर लड़कियों का कारोबार करते हैं। नहीं तो तुम खुद सोचो, तुम्हारे पति की तीनों पहली पत्नियां कहाँ गईं? आज तक उनका कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ से आई और कहाँ चली गईं? उनके साथ ज़रूर कुछ गलत हुआ होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे ससुर यही गंदा काम करते हैं और इसी वजह से वो इतने अमीर हैं। गुंजन की बात सुनकर मैं भी सोचने लगी कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ससुर के कमरे में जरूर कोई ऐसा राज है जो मुझसे छिपाया जा रहा है। मुझे उन कपड़ों की याद आ गई जो मैंने उनके कमरे में देखे थे। वे सारे कपड़े लड़कियों के थे। शायद मेरे ससुर लड़कियों को अपने कमरे में कैद रखते हैं, पहले उनके साथ गंदे काम करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। ये ख्याल मेरे मन में आते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। अगर ऐसा है तो इस घर में मैं भी सुरक्षित नहीं हूँ। मैंने तय कर लिया कि मैं अपने ससुर की सच्चाई सामने लाऊंगी। अगर मेरे ससुर ने कुछ गलत किया है तो मैं खुद उन्हें पुलिस के हवाले करूंगी। मैंने अपने ससुर पर नज़र रखना शुरू कर दिया। एक रात जब मैं पानी लेने उठी तो देखा कि मेरे ससुर के कमरे की लाइट जल रही थी और उनके कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरे दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे ससुर के कमरे में जरूर कोई लड़की थी। मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ गई और अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। लड़की की रोने की आवाज़ बंद हो गई। मैं दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, लेकिन खुद को रोक लिया। मैंने सोचा मेरे ससुर नाराज़ हो सकते हैं और लोकेश से मेरी शिकायत भी कर सकते हैं कि मैं इतनी रात को उन्हें परेशान कर रही हूँ। मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही, ये देखने के लिए कि लड़की की आवाज़ फिर से आती है या नहीं, लेकिन अब कोई आवाज़ नहीं आई। मेरे ससुर ने अपने कमरे की लाइट भी बंद कर दी। मैं भी अपने कमरे में वापस आ गई। उस रात मैं बिल्कुल भी चैन से सो नहीं पाई। लोकेश से भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक बार मैं किचन में खाना बना रही थी, तभी गरम तेल मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। दर्द के मारे मैं जोर से चिल्ला उठी। मेरी चीख सुनकर मेरे ससुर दौड़ते हुए किचन में आए। मुझे दर्द से तड़पता हुआ देखकर वो फौरन मेरे पास आए और मेरे हाथ की तरफ देखने लगे। मेरे ससुर अब इतने करीब थे कि मुझे बहुत अजीब लगने लगा। मैंने अपने हाथ को उनके हाथ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा। वो मुझे किचन से बाहर ले गए और ड्राइंग रूम में बिठा दिया। फिर जल्दी से बर्फ़ लाए और मेरे बहुत पास बैठकर मेरे हाथ पर बर्फ़ लगाने लगे। अब मैं घुटन महसूस करने लगी। ससुर और बहू के बीच एक मर्यादा होनी चाहिए, एक दूरी हमेशा बनी रहनी चाहिए, लेकिन मेरे ससुर ने वो दूरी मिटा दी थी। वो मेरे बहुत पास थे। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने कमरे में चली गई। मेरे ससुर पीछे से मुझे आवाज़ देते रहे, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया।
मेरे ससुर के ये सारे काम मुझे गलत लग रहे थे, लेकिन मैं लोकेश से कैसे कहती। दिन ऐसे ही बीत रहे थे, लेकिन मैं अपने ससुर पर नज़र रख रही थी ताकि मैं ऐसा कुछ पता लगा सकूं जिससे लोकेश को दिखाकर उसके पिता को दोषी साबित कर सकूं। लेकिन अब तक मुझे कोई सबूत नहीं मिला था। एक दिन लोकेश के घर आने में देर हो गई। आमतौर पर वो 9 बजे तक घर आ जाता था, लेकिन आज रात के 11 बज चुके थे और वो अभी तक नहीं आया था। वैसे तो वो खुद गेट खोलकर घर के अंदर आ सकता था, लेकिन मैं उसके लिए इंतज़ार कर रही थी। लोकेश का इंतज़ार करते हुए मैं ड्राइंग रूम में टहल रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरे ससुर अपने कमरे में चले गए थे। उनके कमरे की लाइट जल रही थी और तभी मुझे झटका लगा। मैंने फिर से अपने ससुर के कमरे से किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनी। पहले रोने की आवाज़ धीमी थी, लेकिन कुछ देर बाद एक तेज चीख सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे ससुर के कमरे में ज़रूर कोई लड़की थी जो मदद के लिए चिल्ला रही थी। अब मैं खुद को रोक नहीं पाई और ज़ोर ज़ोर से उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगी, लेकिन मेरे ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला। लड़की की रोने की आवाज़ तब भी आ रही थी। जब मेरे ससुर ने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैंने खिड़की से झांकने की कोशिश की। अंदर का नज़ारा देखकर मैं सन्न रह गई। एक लड़की अंदर बैठी थी और घुटनों में मुंह छुपाकर रो रही थी। मैंने जल्दी से खिड़की से छलांग लगाई और अंदर चली गई। कुछ देर बाद लोकेश भी अंदर आ गया। उसने खिड़की से मुझे अपने ससुर के कमरे में जाते देखा, इसीलिए वो भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। तब तक मैं अंदर जाकर कमरे का दरवाज़ा खोल देती, लेकिन मेरे ससुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। लड़की अभी भी घुटनों में सिर छुपाकर रो रही थी। सामने का नज़ारा देखकर लोकेश भी हैरान रह गया। मैंने जल्दी से लड़की के पास जाकर उसे शांत किया, लेकिन जब लड़की ने अपना चेहरा उठाया तो मुझे और लोकेश को जो दिखाई दिया वो हमारे लिए बिल्कुल अकल्पनीय था। वो लड़की नहीं बल्कि मेरे ससुर थे, जो पूरी तरह से औरत का मेकअप किए हुए थे। उन्होंने शादी का जोड़ा पहना था और खुद को इस तरह तैयार किया था जैसे वो एक नई दुल्हन हो। और एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो बहुत ज़ोर से रो रही थी, जैसे उनके साथ बहुत अन्याय हुआ हो, जैसे उसकी इज्जत के साथ खेला गया हो। मेरे ससुर को इतना जोर से रोते देख लोकेश की आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से अपने पिता के पास गए और उन्हें शांत करने लगे। तब तक मेरे ससुर बेहोश हो गए थे। लोकेश उन्हें जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। इसके बाद लोकेश ने मुझे एक बहुत पुरानी कहानी सुनाई, जो सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। लोकेश ने कहा कि हम दोनों भाई बहन थे। मेरी बहन मुझसे 2 साल बड़ी थी। हमारी माँ जब हम छोटे थे तभी हमें छोड़कर चल बसी। हमारे पिता ने हमें माँ और पिता दोनों का प्यार दिया और फिर उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। धीरे धीरे हम दोनों बड़े हो गए। फिर मेरी बहन की शादी तय हो गई। उस दिन जब मेरी बहन की शादी हुई, रात को वो अपने कमरे में बैठी थी, क्योंकि उसके दूल्हे के रिश्तेदार अभी तक नहीं आए थे। उसी वक्त कुछ डाकू हमारे घर में घुस आए। वो शायद पुलिस से बचने के लिए हमारे घर में छिपने आए थे और वे 5 डाकू थे। वे मेरी बहन के कमरे में घुस गए। उस वक्त मेरे पिता अपनी बहन के पास बैठकर उससे बात कर रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि उनकी बेटी शादी करके चली जाएगी, इसीलिए वो इस समय को उसके साथ ज़्यादा यादगार बनाना चाहते थे। तभी डाकू मेरी बहन के कमरे में घुस गए। उन्होंने मेरे पिता को बाथरूम में बंद कर दिया और मेरी बहन को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मेरी बहन चिल्लाती रही, लेकिन बाहर के शोर में उसकी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। 5 डाकू मेरी बहन के साथ जो भी चाहते थे वो किया और उसकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया। मेरे पिता अपनी बेटी की ये हालत देखकर मानसिक रूप से बीमार हो गए और चिल्लाकर बेहोश हो गए। ये किसी की भी पिता के लिए बहुत बड़ा धक्का है कि वो अपनी बेटी की इज्जत लुटते हुए देखे। मेरी बहन को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। धीरे धीरे मेरे पिता नॉर्मल होने लगे, लेकिन मेरी बहन की घटना का गहरा असर उनके मन में पड़ा। फिर वो मानसिक रूप से बीमार हो गए। इसीलिए मैंने कभी भी अपने पिता को दुखी नहीं किया और उनकी हर बात मानी। लोकेश की ये कहानी सुनकर अब सब कुछ साफ हो गया। मेरे ससुर बुरे नहीं थे। जब भी वो मेरे पास आते थे, वो मुझे अपनी बेटी की तरह देखते थे। उन्होंने मुझ में अपनी मृत बेटी को देखा था। शायद तीनों बहुओं के लिए उनके विचार भी इसी तरह के रहे होंगे, और हो सकता है कि 3 बहुओं ने उनके बर्ताव को गलत समझा हो, जैसा कि मैंने पहले भी सोचा था। लेकिन मेरे ससुर का कोई गलत इरादा नहीं था। वो अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह मानते थे।
इसीलिए वो हमेशा मुझे अपने पास रखने की कोशिश करते थे। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। कभी-कभी वो अपने बेटे लोकेश को भी मेरे पास से हटा देते थे ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। जब लोकेश को सच्चाई का पता चला तो वो बहुत पछताए। उसने मुझसे कहा कि मैंने उन तीनों लड़कियों के साथ बहुत गलत किया। अगर मुझे पहले ये सब पता होता तो मैं उन तीनों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने देता। मैं अपने पिता का इलाज पहले ही करवा लेता। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी हिम्मत की वजह से ही ये सब सामने आया। अगर तुम उस रात हिम्मत नहीं दिखाती और खिड़की से कूदकर अंदर नहीं आती तो ये सच्चाई कभी बाहर नहीं आती। मेरे ससुर एक अच्छे अस्पताल में इलाज करवा रहे थे और डॉक्टरों ने कहा कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कहानी खत्म हुई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मैं आपके सभी कमेंट के जवाब देने की कोशिश करूंगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक दें ताकि मैं अपने चैनल को आगे बढ़ा सकूं। और अगर चैनल पर नए आए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें।